Hello students, I welcome you to the third chapter of our lecture, and today we will study Newton's laws of motion. Okay, so let me clear this thing first that ये lecture JEE means and नीट वालों के लिए है। नीट का जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग प्लीज इस अफवाह में या इस गलतफहमी में ना रहें कि हम तो बस फॉर्मूला याद करके एग्जाम क्रैक कर लेंगे। I am requesting you repeatedly that you should not think that you will crack the exam by just learning formula. Okay, physics is tough for you because you are trying to mug it up. So you should try to understand it. स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत लगेगा। स्टार्टिंग में 6-7 महीने मेहनत लगेगा 11th में, और 2-3-4 महीने मेहनत लगेगा फिजिक्स में। लेकिन आप जब एक बार समझ जाओगे फिजिक्स तो आपका हाईएस्ट स्कोरिंग हो जाएगा, इवन बायो से भी ज्यादा। सो ये मैं जिस लेवल का फिजिक्स बता रहा हूँ वो नीट से स्लाइट ऊपर है। इफ नीट डिमांड्स 100%, आई एम गिविंग यू 110%. ओके, एंड फॉर जेई मेन इट इज वॉट एवर रिक्वायर्ड। ओके, जो भी रिक्वायरमेंट है उतना मैं दे रहा हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं एडवांस लेवल का भी करवा रहा हूँ, जैसा कि लास्ट चैप्टर में करवाया हूँ। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सेकेंड चैप्टर मोशन इन 2D। अब मोशन इन 2D में एक दो पार्ट बचा हुआ है, दैट इज सर्कुलर मोशन, जो कि मैं इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ाऊंगा। रिलेटिव मोशन, जो कि मैं मोशन सर्कुलर मोशन के जस्ट पहले पढ़ाऊंगा। ओके, ये चैप्टर समझने के लिए हम लोग को फोर्स पहले ब्रीफली देख लेते हैं, उसके बाद 20 मिनट्स स्टडी थ्योरी, एंड देन हम लोग इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चंस मींस कॉन्सेप्ट्स पे, जो कि हेल्प करेगा हम लोग को क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। ओके, बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर समझने का कोशिश करें तब, इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, इट इज इजी, बट इफ यू विल ट्राई टू मग इट अप ऑल द फॉर्मूला, इट विल गिव यू एटलीस्ट 150 फॉर्मूले, 150 फॉर्मूले, एंड दैट टू सिमिलर, कंफ्यूजिंग। सारे फॉर्मूले सिमिलर होंगे और कंफ्यूजिंग होंगे, इसीलिए डू नॉट ट्राई टू मग द फॉर्मूले। ओके, unless and until I am stating 10 formula at least, at most आएगा, जो कि आपको याद करना होगा। बाकी सब कुछ कंसेप्चुअली एकदम प्रोसेस में अंडरस्टैंड करना है। ओके, मैं एकदम स्लोली पढ़ाता हूँ, स्लोली समझाता हूँ और इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। इवन व्हेन आई एम, जब भी मैं इंग्लिश बोलता हूँ तभी बहुत ल्यूसिड लैंग्वेज बोलता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। किसी को भी, इवन बॉय फ्रॉम विलेज कैन आल्सो अंडरस्टैंड दिस इंग्लिश। ओके, सो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, सो देख लेते हैं। इसमें हम लोग को मेनली वी हैव टू स्टडी फोर्स एनालिसिस। इफेक्ट ऑफ फोर्स on a body। कोई भी बॉडी है having some mass m, इसे फोर्स लगा रहे हैं, तो what will be effect, what will be effect of this force, its acceleration एंड मोशन, किस टाइप का मोशन होगा, वो सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ फोर्स, बेसिक थियोरी पढ़ेंगे एंड डेफिनेशंस। टाइप्स ऑफ फोर्स का बेसिक थियोरी एंड डेफिनेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। सेकेंड लॉ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट as it
means more number of questions come in exam from this second law of motion. Okay, and after that analysis of force, only analysis of force. Okay, so let us start. Our first question is, what is force? We say any pull or push on an object is called force. जैसे आप दरवाजा बंद कर रहे हैं, सपोज दिस इज हिंज पॉइंट, और ये गेट है, इसमें फोर्स लगा रहे हैं। इसको खोलने के लिए या बंद करने के लिए, इसको या तो खोलने के लिए आप धक्का देंगे, बाहर है तो पुश करेंगे, नहीं तो और बंद करने के लिए इसको खींचेंगे अपने तरफ, इस तरफ खींचेंगे, तो ये पुश और पुल हो गया। ओके, तो इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। कोई भी पुल या पुश इज फोर्स। बचपन में हम लोग तो आकार से खेलते थे, जिसमें चाबी नहीं होता था, जो बांध के और रस्सी में लुढ़काने वाला होता था, उस कार से खेलते थे। तो यहाँ से एक रस्सी बांध लिए और खींच रहे हैं, और ये आराम से धीरे धीरे जमीन पे चलता था। तो ये कैसे चल रहा है? फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे थे और ये चलता था। जब भी हम लोग फोर्स लगाते तो एक्सेलरेट करता है। फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये चीज बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। लास्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे कि ये फोर्स कहाँ से लग रहा है, एक्सेलरेशन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस इन लास्ट चैप्टर। बट इन दिस चैप्टर हम लोग को ये फोर्स जो लग रहा है उसका एनालिसिस भी पढ़ना है, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम लोग एक स्टेप ऊपर चले आए हैं। मैकेनिक्स में मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि मैकेनिक्स जो है, फिजिक्स का मैकेनिक्स जो 6-7 चैप्टर है, वो ऑल चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड। until and unless you will understand first chapter you will not understand second chapter. ओके, सो अगर आप मोशन नहीं पढ़े होंगे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं समझे होंगे, तो आप फोर्स नहीं समझ पाएंगे। दिस इज माय गारंटी। ओके, सो इसीलिए पहले आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली पढ़ें। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डेफिनेशंस, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, ये सारा डेफिनेशन आपको आना चाहिए। उसके एक स्टेप अहेड है यहाँ पे। पहले हम लोग एनालिसिस ऑफ फोर्स नहीं देख रहे थे, एक्सेलरेशन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वो तो सॉल्व करना ही है, क्योंकि वो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम लोग को यहाँ पे फोर्स का एनालिसिस भी देखना है, कैसे कितना, जैसे ये फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा, एक कंपोनेंट इधर लगेगा, ये थीटा एंगल पे अगर लगा रहे हैं तो कितना फोर्स होगा जो इसको खींचेगा, कितना फोर्स होगा जो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो ये सारा एनालिसिस हम लोग को पढ़ना है। सो डेफिनेशन ऑफ फोर्स हम लोग देख लिए, इट इज एनी पुल और पुश। टाइप ऑफ फोर्सेस में बेसिकली हम लोग देखेंगे दो टाइप, ग्रेविटेशनल and second is which force, electromagnetic. हम लोग इसी दोनों को यहाँ पे पढ़ेंगे, और भी कुछ टाइप के फोर्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियर फोर्स हो गया, लेकिन हम लोग इसी दोनों को पढ़ेंगे अभी। एज यहाँ इस चैप्टर में यूज होगा इसी दोनों चैप्टर का। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखे थे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये अपना अर्थ है
अर्थ है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट इसके पास में दूर भी है, कितना भी डिस्टेंस डी पे है या फिर एटमॉस्फेयर में ही है, सपोज इस एटमॉस्फेयर दूर भी है कहीं पे भी, इनफाइनाइट पे भी, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, ये ऑब्जेक्ट भी इसको खींचेगा और ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। सो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ओनली बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट। ये सही है या गलत? ये एजम्पशंस बिल्कुल गलत है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है ना कि कोई भी दो बॉडी है हैविंग मास m1 एंड m2, तो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जैसे आप अभी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आपका फोन पास में रखा होगा या फिर कुछ भी रखा हो सकता है, लैपटॉप है, तो आपका लैपटॉप और आपके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट दैट वैल्यू इज सो स्मॉल, that it is producing negligible acceleration, so small that it is producing negligible acceleration। अभी समझिए, अभी नोट मत करिए कुछ भी, नोट करवाऊंगा मैं, ये टाइप ऑफ फोर्स बस नोट कर लीजिए और मैं समझा रहा हूं, पहले समझने की कोशिश करिए। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोई भी दो मास वाले बॉडी के बीच में एक्ट करेगा, एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय F इज इक्वल टू G m1 m2 upon r square, where r is this distance। दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज r, m1 and m2 are masses of the body and G is a gravitational constant। Gravitational constant, okay। So इसका वैल्यू कितना आएगा हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में पूरे अर्थ और प्लैनेट के में क्या मोशन होता है, क्या उसमें फोर्स लगता है, किस टाइप के पाथ हम लोग को अभी तक ये पता है कि यहाँ पे सन है और इसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ पे अर्थ मूव कर रहा है, जो कि गलत है। मैं बताया था पिछले चैप्टर में कि इलिप्स होता है एक, यहाँ पे सन है and earth is moving on this elliptical path। all the celestial bodies are moving in elliptical path around all the planets, not I'm sorry for celestial bodies, planets, all the planets are moving around the sun on elliptical path। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये केपलर्स लॉ है, केपलर दिया था ये लॉ, डिटेल में पढ़ेंगे। एंड दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वी विल आल्सो स्टडी इन ग्रेविटेशन व्हिच विल बी आवर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स समझ गए, नोट कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन any two bodies having some mass। किसी भी दो बॉडीज में मास है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ओके, इसका फॉर्मूला है G m1 m2 by r square, where m1 m2 are masses of bodies। I think my handwriting is not good at this moment, but no issue। R is the gap two bodies okay, and G is gravitational constant।
ठीक है, अभी फिलहाल हमको ग्रेविटेशन के बारे में इतना ही पढ़ना है। 7th चैप्टर में वी विल स्टडी इन डिटेल। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नोट कर सकते हैं, टू बॉडीज having some charge Q1, Q2 then they act attractive or repulsive force on each other and this force is called Coulomb force or electromagnetic force। सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक प्रोटॉन है, इसमें फोर्स लगेगा एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय, फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स। अगर सेम चार्ज रहेगा, दो प्रोटॉन रहेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, आई थिंक वी शुड नॉट, एक बॉडी है जिसका मास m है, उस पे चार्ज 1 कूलम है, दिस इज 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज एंड दिस इज आल्सो 1 कूलम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। मैं न्यूक्लियर फोर्स में नहीं जाना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू गो इन न्यूक्लियर फोर्स, rather discuss here mass m1 m2। F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 by r square। ओके, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर। क्लास 12th का फर्स्ट, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हम लोग देखेंगे तो ऑल द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जैसे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, मास, ब्लॉक ऑफ मास m1 और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है मास m2। इसको हम लोग अगर फोर्स लगाते हैं तो ये दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स लगेगा। जब इसको धक्का देंगे किसी फोर्स F से, तो ये इसको धक्का देगा, m1 m2 को पुश करेगा। ओके, सो कांटेक्ट फोर्स लगेगा और कांटेक्ट फोर्स को इफ वी सी एट मॉलिक्यूलर लेवल, m1 का जो इस सरफेस का मॉलिक्यूल है m2 के सरफेस के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहा है। ओके, एंड एट मॉलिक्यूलर लेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग। बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग इस टाइप का, बहुत ज्यादा, इवन यू कैन नॉट इवन थिंक, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस। सो दीज आर ऑल आर बेसिक्स प्रिल्यूड टू आवर नेक्स्ट क्लासेस, बहुत मजा आएगा। ओके, सपोज कांटेक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, सपोज ये बॉडी है, मास m है, स्ट्रिंग है,
स्ट्रिंग धागा, धागा से बांधा हुआ है, ये धागा ऊपर यहाँ पे बांधा हुआ है, ओके, ये लटक रहा है, तो इसको खींच के रखेगा इधर, इसमें एक टेंशन रहेगा, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स कब लगता है? जहां पे स्ट्रिंग को हम लोग खींच के रखते हैं तो स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होता है, स्ट्रिंग टाइट हो जाता है और उसमें एक टेंशन डेवलप हो जाता है। तो इस पॉइंट, अगर किसी पॉइंट का हम लोग एनालिसिस करते हैं, इफ वी एनालाइज अ पॉइंट ऑन दिस स्ट्रिंग, सपोज हम लोग इस पॉइंट को एनालिसिस करते हैं, इस पॉइंट को यहां से देखते हैं, तो ये लटक रहा है मास m, तो क्या दिखेगा? इस पॉइंट पे, ऊपर वाले पे दो पार्ट में हो गया ये पॉइंट, एक है ऊपर यहां लगा हुआ और एक में है मास m नीचे वाला। तो ये पॉइंट कैसे है? इक्विलिब्रियम में है। एक टर्म हम लोग देखेंगे अभी, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज, नोट कर लीजिए इसको, इक्विलिब्रियम is the condition when net force acting on the system is zero। जब इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो, तो यह तो हैंग कर रहा है, इस पे नेट फोर्स कुछ नहीं लग रहा है। इसमें देखें इस पॉइंट को, तो इक्विलिब्रियम है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो लेकिन टेंशन तो है, इसमें खिंचाव है। क्या दिखेगा? दिखेगा ये कि इस पे एक फोर्स नीचे लग रहा है, इस पॉइंट पे एक फोर्स टेंशन T नीचे की तरफ खींच रहा है इसको, और इस पॉइंट को देखेंगे अगर, तो इसको एक फोर्स टेंशन T ऊपर की तरफ खींच रहा है। सोचिए, इस चीज को समझिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बहुत ही बेसिक है। कोई भी धागा है, टग ऑफ वार है, टग ऑफ वार गेम होता है जिसमें कुछ बच्चे इधर से खींचते हैं रस्सी को, कुछ बच्चे इधर से खींचेंगे, और दो चार बच्चे यहां से खींचेंगे। ये रस्सी को इधर खींच रहे हैं, बीच पॉइंट देखें, तो बीच पॉइंट को ये पार्टी जो है, ये पार्टी इधर खींच रहा है और ये पार्टी इधर खींच रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बीच पॉइंट को, रस्सा को काट के देखते हैं, अगर ये रस्सा है, यहाँ से ये मिडिल पार्ट है रस्सी का, तो इसमें क्या होगा? ये तो टेंशन में एकदम खिंचाव में होगा। इमेजिन करिए कि रस्सा को खींच रहे हैं, तो ये तो एकदम खिंचाव में होगा। तो इस पॉइंट को देखेंगे तो इसमें क्या लगेगा? इसको ये लगेगा इस पॉइंट पे कि इसको इधर से कोई खींच रहा है, ये तो इधर से कुछ बच्चे खींच ही रहे हैं, यहाँ से बच्चे खींच ही रहे हैं, एफ फोर्स से कुछ फोर्स एफ लगा रहे हैं, F1 F2, ये तो F1 फोर्स लगा ही रहा है। तो यहाँ पे अगर टेंशन है तो यहाँ पे भी कुछ टेंशन F1 होगा, टेंशन T होगा, T मान लेते हैं, F1 जरूरी नहीं है F1 ही होगा। और इस पॉइंट पे देखेंगे तो इसको भी इधर खींच रहा होगा टेंशन T से, और ये F2 से इधर खींच रहा है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में बनेगा। सो कोई भी स्ट्रिंग होता है जिसमें कुछ मास लगा होता है, तो उसमें एक टेंशन प्रोड्यूस होता है, टेंशन T, उसको हम लोग T से डिनोट करते हैं, टेंशन को, टेंशन फोर्स को। और मॉलिक्यूलर लेवल पे देखिए तो इस पॉइंट का मॉलिक्यूल एंड इस पॉइंट का मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को फोर्स लगा के खींच रहे होते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जो बाहरी फोर्स होता है उसको अपने तरफ, दोनों तरफ टेंशन में खींच रहा होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम के कारण वो दोनों फोर्स ये होता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। एक थर्ड केस देखते हैं स्प्रिंग फोर्स का। ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स,
स्प्रिंग है, इसको हम लोग अगर यहाँ से खींचते हैं डिस्टेंस x से, ठीक है, तो क्या करेगा, इधर की तरफ खींचेगा अपने आप को, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, एंड दिस इज स्प्रिंग फोर्स. It is also example of molecular force, example of electromagnetic force, electromagnetic. ठीक है, एनालिसिस समझ गए. ये तीनों फोर्स जो हम लोग, स्प्रिंग फोर्स एंड दिस कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दिस टेंशन फोर्स, बहुत एप्लीकेशन होगा, उसी पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा इसी तीनों पे. समझ गए. अब हम लोग लॉज ऑफ मोशन थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास आई थिंक आई विल नॉट गेट टाइम टुडे, सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन ही है इसमें, बस कंसेप्ट आज जो बता रहा हूँ इतना ही कंसेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है. इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? कोई भी एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है जिसपे फोर्स F लगा रहे हैं. नहीं, पहले इनर्शिया देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इट इज द inherent property of a body having some mass. The body always tries remain in state of its rest or motion unless some external force act on the body. And this is due to inertia. एक इनर्शिया एक ऐसा इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है किसी भी बॉडी में. कोई भी बॉडी जो जमीन पे लाइंग है या फिर चल रहा है, जैसे गाड़ी चल रहा है, सपोज फ्रिक्शन नहीं है और गाड़ी, कोई भी गाड़ी चल रहा है, तो वो गाड़ी चलते रहेगा अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई फोर्स ना लगे. जब तक ब्रेक फोर्स नहीं लगेगा वो गाड़ी चलते रहेगा, जब तक हम उसको रोकने नहीं जाएंगे वो चलते रहेगा. कोई भी बॉडी रेस्ट में, एक बड़ा सा पत्थर रोड पे पड़ा हुआ है, उसको हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे तो उसमें फोर्स लगेगा. वो अपना स्टेट ऑफ मोशन बनाए रखना चाहता है, स्टेट ऑफ रेस्ट है अगर, तो रेस्ट में बनाए रखना चाहता है, और उसके अंदर वो रेस्ट में है क्योंकि उसके पास इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उस मोमेंट पे. समझिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उस मोमेंट पे, और उसको, उस रेस्ट को हटाने के लिए हम लोग को कुछ लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा, कुछ मेहनत लगेगा. अंडरस्टैंडिंग और नॉट? थोड़ा और डिटेल में चलते हैं. Large is the body inertia. जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया. जैसे एक छोटा सा पत्थर है और एक बड़ा सा पत्थर है, इसको हटाने के लिए हम लोग को कम फोर्स लगेगा, लेकिन बड़ा पत्थर हटाने के लिए हम लोग को ज्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है.
देखते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया, क्वेश्चन आते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया और ये सबसे। inertia of rest, inertia of motion, third is inertia of डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? कोई भी पार्ट बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, उसको हटाने के लिए हमको फोर्स चाहिए। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? कोई भी अगर बॉडी अगर मोशन में है उसको हम लोग को अगर रोकना है तो उसमें फोर्स लगेगा, कोई एक्सटर्नल कुछ चाहिए जो कि उसको रोक पाए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? कोई भी बॉडी अगर सीधी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमको उधर से फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी इसका डायरेक्शन इधर तरफ घूमेगा। सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीन टाइप ऑफ इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। ओके, सो लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ, ये थोड़ा सा बचा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उसके बाद